नमस्कार। देखिए, आज के इस वीडियो में इकोनॉमिक्स का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बजट के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, हम इस वीडियो में समझेंगे कि बजट क्या होता है, बजट को कैसे तैयार किया जाता है। फिर हम समझेंगे कि बजट के कितने प्रकार होते हैं, जैसे कि 5 प्रकार होता है बजट का: पारंपरिक बजट, निष्पादन बजट, शून्य आधारित बजट, आउटकम बजट, जेंडर बजट। इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके साथ ही हम देखेंगे कि राजस्व बजट और पूंजीगत बजट क्या होता है। इसी में आपको पढ़ना है राजस्व आय और राजस्व व्यय तथा पूंजीगत आय और पूंजीगत व्यय, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि घाटा जो है क्या होता है, यानी डेफिसिट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, राजस्व घाटा, पूंजीगत घाटा, ये सब क्या है। उसके बाद हम देखेंगे बजट को संसद में कैसे पारित किया जाता है। फिर हम पढ़ेंगे कि सरकार का जो पैसा होता है वो किस खाते में होता है। जैसे कि आप जान लीजिए कि 3 खाता होता है: सार्वजनिक खाता, आकस्मिक फंड और संचित कोष। तो इनमें जो है सरकार का पैसा होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। और सबसे लास्ट में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं बजट के बारे में। तो देखिए, बजट शब्द जो है इसकी उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द बूजे से हुई है। किससे हुई है? तो बूजे से हुई है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का छोटा थैला। बूजे का अर्थ क्या होता है? तो चमड़े का छोटा थैला। 1773 में ब्रिटिश वित्त मंत्री रॉबर्ट वॉलपोल देश की आर्थिक स्थिति का लेखा जोखा चमड़े के एक बैग में रहकर लाए थे, जिसके कारण इसे बजट कहा जाने लगा। देखिए, जो ब्रिटिश वित्त मंत्री थे रॉबर्ट वॉलपोल, उन्होंने जो है अपने देश की आर्थिक स्थिति को लिखे, मतलब देश में किन चीज़ की आवश्यकता है, कितना खर्च लगेगा, इन सभी बातों को लेकर एक चमड़े के थैले में रखकर लाए। तो उसी चमड़े के थैले को देखकर जो है उसको कहा गया बूजे, क्योंकि फ्रांसीसी शब्द में चमड़े के थैले को बूजे कहा जाता है। तो बूजे से ही बन गया बजट। ठीक है। वही भारत में सबसे पहले बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो जेम्स विल्सन ने किया था 18 फरवरी 1860 को। तो इसको ध्यान में रखिएगा। उस समय भारत में कार्यकाल लॉर्ड कैनिंग का था। कार्यकाल अगर पूछे कि किसका कार्यकाल था, तो लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल था। इसलिए विल्सन को भारतीय बजट का जनक माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे प्रश्न पूछे कि भारतीय बजट का जनक किसे माना जाता है, तो जेम्स विल्सन को माना जाता है, क्योंकि इसने जो है सबसे पहले भारत में बजट को प्रस्तुत किया था 18 फरवरी 1860 को। ठीक है। 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी ने प्रस्तुत किया था। यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत में पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था, तो उस समय वित्त मंत्री थे आर के षणमुखम चेट्टी। इन्होंने जो है स्वतंत्र भारत का पहला बजट को प्रस्तुत किए थे। यह मात्र अर्थव्यवस्था की समीक्षा थी, मतलब इसमें बहुत चीज़ों को जो है नहीं बताया गया था। इसमें किसी नए कर का कोई प्रावधान नहीं था। मतलब जब भी बजट को पेश किया जाता है तो कर जो है बदल दिया जाता है कि कितना लाख पर कितना परसेंट टैक्स लिया जाएगा, हमेशा बदला जाता है। जरूरी नहीं कि हर बार बदला जाए, लेकिन बदला जाता है। तो इसमें जो है स्वतंत्र भारत में जो सबसे पहले बजट को प्रस्तुत किया गया था, इसमें जो है कर का कोई भी प्रावधान नहीं था। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। तो अब आइए हम समझते हैं कि आखिर बजट होता क्या है। तो देखिए, सरकार द्वारा प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए सालाना वित्तीय लेखा जोखा अर्थात वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के सामने रखा जाता है, जिसे बजट कहते हैं। देखिए, बजट कुछ होता नहीं है। बजट जो है ये खर्चे का लिस्ट है जो सरकार जो है संसद के सामने प्रस्तुत करती है, क्योंकि सरकार देखती है कि आगे आने वाले 1 साल में देश में किन चीज़ों की आवश्यकता है, कौन सा क्षेत्र जो है पीछे रह गया है जिसको हम आगे लाएंगे, उसमें कितना खर्च होगा, कौन कौन सी हम योजनाएं लाएंगे ताकि जो समाज में गरीबी है, कोई समाज है जो पीछे रह गया है, उसको आगे लाना है, देश को गरीबी से मुक्त करना है। तो इन सभी चीज़ों में कितना खर्च लगेगा, उसका जो है सरकार एक लिस्ट तैयार करती है और उसमें जो है खर्चा भी जिक्र रहता है। उसी को जो है संसद के सामने प्रस्तुत करती है कि हमें इतना खर्चा लगेगा, इतना हमें पैसे की आवश्यकता है। उसी को जो है हम लोग बजट के नाम से जानते हैं। जैसे देश में पता चलेगा कि कितने हॉस्पिटल की आवश्यकता है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति का, गरीब से गरीब व्यक्ति का जो है इलाज हो सके। तो अब हॉस्पिटल बनवाने में पैसा खर्च लगेगा, तो सरकार लाएगी कहाँ से? तो उसका एक लिस्ट बनाती है
कि इतना इसमें खर्च लगेगा। सड़क, मान लीजिए देश में सड़क की संख्या कम है, तो सड़क बनवाना है तो सड़क बनवाने में कितना खर्च आएगा, उन सभी चीज़ों की जो है लिस्ट बनाती है और संसद के सामने प्रस्तुत करती है कि हमें इतने पैसे की आवश्यकता है। उसी को जो है हम लोग बजट के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए बजट में वित्त वर्ष का लेखा जोखा देते हुए आगत वर्ष की तैयारी का इंतजाम होता है। वित्त वर्ष का मतलब क्या होता है कि जो वर्तमान समय चल रहा है, इस समय हम लोग क्या करेंगे, इसकी जानकारी उसमें होती है। और आगत वर्ष की तैयारी का इंतजाम होता है। आगत वर्ष का मतलब जो भविष्य में समय आने वाला है, मतलब भविष्य में हम क्या करेंगे, इसकी भी बजट में जानकारी होती है। बजट की तैयारी नवंबर से शुरू होती है और फरवरी में पेश होती है। ध्यान रखिएगा कि इसको फरवरी में पेश किया जाता है। बजट में 3 चीज़ों को शामिल किया जाता है। कितने चीज़ होते हैं, तो 3 चीज़। पहला है पिछले वित्त वर्ष के अंतिम आंकड़े, मतलब पिछले बजट में, पिछले साल में हमने क्या क्या किए हैं उसके आंकड़े इसमें निर्धारित रहते हैं अगले बजट में, यानी वर्तमान बजट में। चालू वित्त वर्ष के संशोधित आंकड़े, मतलब चालू वित्त वर्ष जो अभी वर्तमान में चल रहा है साल, उसमें जो है जो भी करना है उसके आंकड़े रहते हैं कि क्या क्या करना है, कितना खर्च आएगा वर्तमान में, उसका जिक्र रहता है। और अगले वित्त वर्ष के प्रस्तावित अनुमान, मतलब आने वाले साल में जो आने वाला भविष्य है उसमें हम क्या क्या करेंगे, कितने खर्च करेंगे, कि कैसी योजनाएं लाएंगे, उन तमाम तरह के जिक्र का जो है अनुमान लगाया जाता है। इसकी भी जानकारी होती है। यानी भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों की जिक्र होता है बजट में। अब आइए हम समझते हैं कि बजट को कौन तैयार करता है। तो देखिए, बजट तैयार जो है केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। इसके अलावा वित्त सचिव, राजस्व सचिव, सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार, इनके साथ साथ राजस्व विभाग का टैक्स रिसर्च यूनिट यानी TRU जिसको कहा जाता है, तो ये सभी लोग जो है मिलकर बजट को तैयार करते हैं। इन्हीं के देख रेख में बजट को तैयार किया जाता है। देश में टैक्स लगाना है या फिर कम करना है या फिर टैक्स को हटा देना है, इन सभी चीज़ों को, मतलब टैक्स से रिलेटेड जितने भी चीज़ हैं, इसको जो है TRU देखता है, यानी टैक्स रिसर्च यूनिट। यही बजट में देखता है कि टैक्स को हटाना है कि लगाना है कि कम करना है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। बजट पेश करने के 75 दिन की अवधि के अंदर बजट को पारित करना आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो बजट पेश होता है तो उसके 75 दिन के भीतर बजट को जो है पारित करना होता है संसद में। ठीक है, भारत में सबसे पहले बजट को 2 तरह से प्रस्तुत किया जाता था। देखिए यहाँ पर जो है गलत हो गया है, आपको ध्यान रखना है कि शुरुआत में जो बजट पेश किया जाता था उसमें 2 बजट एक में ही था, सामान्य बजट और रेल बजट, मतलब दोनों को शुरुआत में एक में ही पेश किया जाता था। लेकिन जब सर विलियम आकवर्थ कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर 1924 से दोनों को अलग कर दिया गया, अर्थात सामान्य बजट अलग पेश किया जाता था और रेल बजट अलग पेश किया जाता था। शुरुआत में ऐसा नहीं था, दोनों को एक में ही पेश किया जाता था। लेकिन जब सर विलियम आकवर्थ कमेटी का रिपोर्ट आया तो उसके आधार पर 1924 से दोनों को अलग कर दिया गया, यानी सामान्य बजट को अलग पेश किया जाता था और रेल बजट को अलग पेश किया जाता था। लेकिन फिर देखिए कि कुछ सालों बाद जो है नीति आयोग आया और नीति आयोग के ही सदस्य थे विवेक देवराय। इनके समिति के सिफारिश पर 2017-18 से दोनों बजट को एक में फिर से पेश किया जाने लगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि शुरुआत में जो बजट पेश किया जाता था उसमें सामान्य बजट और रेल बजट दोनों एक में ही था। फिर जाके सर विलियम आकवर्थ कमेटी का रिपोर्ट आया, उसके आधार पर दोनों को अलग कर दिया गया। फिर जब नीति आयोग आया तो उनके सदस्य थे विवेक देवराय। इनके कहने पर 2017-18 में फिर दोनों को जो है एक में कर दिया गया। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब भैया हम बजट से संबंधित इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को देखते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए आर्टिकल 112 है, संविधान के इस अनुच्छेद में बजट निर्माण के बारे में बताया गया है कि भारत में जो है बजट का निर्माण किया जाएगा, ये बात इसमें बताया गया है। इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। देखिए हमारे संविधान में जो है बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 265 है, इसमें कहा गया है कि करों को कानूनी प्रावधान के बिना नहीं लगाया जा सकता और ना ही उसे वसूला जा सकता है।
मतलब कोई भी कर लगाना हो देश में, चाहे कर को वसूलना हो, तो उसके लिए पहले कानून बनाया जाएगा, यानी संसद में पेश किया जाएगा और उसके बाद उसको कानून बनाया जाएगा, तभी जो है कर लगाया जा सकता है, यानी कर को वसूला जा सकता है। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 266 है। इसमें कहा गया है कि संसद के अनुमति के बिना कोई भी खर्च नहीं किया जा सकता। मतलब इसीलिए तो बजट को पेश किया जाता है, ताकि संसद से अनुमति लिया जा सके और उसके बाद जो है खर्च किया जाएगा देश में। ठीक है। तो ये बात आर्टिकल 266 में कहा गया है। तो इन तीनों आर्टिकल्स को ध्यान में रखिएगा, इससे प्रश्न पूछा जाता है। अब आइए हम बजट के प्रकार को देखते हैं। देखिए, बजट जो है 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। पारंपरिक बजट, निष्पादन बजट, शून्य आधारित बजट, आउटकम बजट और जेंडर बजट। तो ये 5 प्रकार होते हैं बजट का। अब इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम आपको जो है बजट से संबंधित सभी चीज़ों को समझाऊंगा। केवल आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। सभी चीज़ें जो है एग्जाम ओरिएंटेड है। आपको देख कर लगेगा कि हाँ, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप किसी भी कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं तो उसमें जो है इस तरह की चीज़ों से आप संबंधित प्रश्न देखे होंगे, आपको अंदाज़ा लग जाएगा। ठीक है। तो आइए हम इनके प्रकार को देखते हैं। तो अब आइए हम समझते हैं पारंपरिक बजट यानी ट्रेडिशनल बजट। देखिए, इसे आम बजट के रूप में भी जाना जाता है, यानी पारंपरिक बजट को ही आम बजट के रूप में जाना जाता है। इस बजट में वेतन, मजदूरी, यात्रा, मशीनें तथा उपकरण आदि में किए जाने वाले व्यय को प्रस्तुत किया जाता है। देखिए, सरकार जो है पारंपरिक बजट तैयार करती है और उस पारंपरिक बजट में वेतन का जिक्र होता है कि मतलब वेतन में कितना खर्च होगा। जैसे कोई सरकारी नौकरी हो गया, जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आपका जो है सरकारी नौकरी लगेगा, तो सरकारी नौकरी में आपको वेतन मिलेगा, तो आपको वेतन कौन देगा? सरकार देगी। तो उसका जिक्र जो है सरकार करती है कि पूरे देश में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको वेतन देने में इतना करोड़ रुपया खर्च होगा, इसका जिक्र किया जाता है। मजदूरी में, यात्रा में, जैसे मोदी जी को आप सुने होंगे कि मोदी जी अमेरिका गए, कनाडा गए, ब्रिटेन गए, ऐसे देशों में जो है वो भ्रमण करते हैं, यात्रा करते हैं, तो उसमें पैसा खर्च होता है कि नहीं होता है? तो उसका भी जिक्र होता है पारंपरिक बजट में। मशीनें खरीदा गया, उपकरण खरीदा गया, तो इन सब को खरीदने में पैसे की आवश्यकता है। तो इन सभी चीज़ों का जो है जिक्र किया जाता है कि भविष्य में, यानी विगत वर्ष में, मतलब जो वर्तमान समय में चल रहा है या फिर जो भविष्य में समय आने वाला है उसमें हम खर्च करेंगे, उसी को जो है पारंपरिक बजट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इस बजट में देखिए कि किस क्षेत्र में कितना खर्च करना है इसकी जानकारी होती है, लेकिन खर्च करने से क्या फ़ायदा होगा, क्या इसका परिणाम होगा, इसकी जानकारी नहीं मिलती है। मतलब जैसे देखिए, इसमें यात्रा का जिक्र होता है कि यात्रा में कितना खर्च होगा। तो मोदी जी किसी देश का दौरा करते हैं, यात्रा करते हैं, तो क्या वो बताते हैं कि हमें यात्रा करने से क्या फ़ायदा हुआ? नहीं बताते हैं, क्योंकि इसका जानकारी हमें पहले से नहीं होता है कि इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या परिणाम मिलेगा। पारंपरिक बजट में ये सब का जिक्र नहीं होता है, उसी को पारंपरिक बजट कहते हैं। इसलिए जो है लोकतंत्र के लिए असमर्थ माना जाता है। असमर्थ का मतलब बेकार। जैसे कि लोकतंत्र में है कि लोगों को हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, तो लोगों को पारंपरिक बजट का ना परिणाम पता है और ना ही इसका फ़ायदा पता है, इसलिए लोकतंत्र को जो है, लोकतंत्र के लिए इसे असमर्थ माना जाता है। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप जो है पारंपरिक बजट को समझ गए होंगे। अब आइए हम समझते हैं निष्पादन बजट यानी परफॉर्मेंस बजट। देखिए, यह बजट जो है लक्ष्योन्मुखी तथा उद्देश्यपरक प्रणाली पर आधारित है, अर्थात इसमें खर्च के साथ साथ उसका परिणाम एवं लक्ष्य भी दर्शाया जाता है कि जो भी हम पैसा खर्च करेंगे, यानी जो भी हम पैसा खर्च कर रहे हैं उसका लक्ष्य क्या है, उसका परिणाम क्या आ रहा है या फिर उसका परिणाम क्या आएगा, इसकी जो है जानकारी इसमें होती है। ठीक है। मतलब उद्देश्य बताया जाता है, फायदा बताया जाता है, परिणाम बताया जाता है कि इससे क्या परिणाम मिलेगा इस तरह के खर्च करने से। इस प्रकार के बजट में सरकार क्या कर रही है, कितना कर रही है तथा कितनी कीमत पर कर रही है, इन सब की जानकारी होती है, उसी को जो है निष्पादन बजट कहते हैं। जैसे सरकार कोई कार्य कर रही है तो उस कार्य का जानकारी होगा,
कितना कर ली है या फिर कितना कर रही है उसका भी जानकारी होगा, कितना कीमत पर कर रही है मतलब उस कार्य को करने में कितना खर्चा आ रहा है इसकी भी उसमें जानकारी होगी। उसी को जो है निष्पादन बजट के नाम से यानी परफॉर्मेंस बजट के नाम से जाना जाता है। यह जो है सरकार की तत्काल चीज़ों को दिखाता है कि सरकार तत्काल में क्या कर रही है, इसलिए तो इसको परफॉर्मेंस बजट कहते हैं। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है प्रथम हूपर आयोग के सिफारिश पर हुआ था। प्रथम हूपर आयोग के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आइए हम समझते हैं आउटकम बजट। देखिए आउटकम बजट में यह बताना होता है कि परिणाम क्या आया, रिजल्ट क्या आया। जैसे कि मान लीजिए कि आप जो है पटना में रह के पढ़ रहे हैं, तो आपके पिताजी आपको हर महीना पैसा भेजते हैं। तो आप मान लीजिए कि इस मंथ जो है आप मांगे उनसे किताब खरीदने के लिए कि हमको 10,000 रुपया चाहिए किताब खरीदने के लिए। तो आपके पिताजी कहेंगे कि इसके पहले जो है हम तुमको 10,000 रुपया दिए थे, तो उस 10,000 रुपया का हमें हिसाब दो कि उस 10,000 रुपया में तुमने क्या क्या किया। तो आप जो है उनको आउटकम बताइएगा कि पिछले जो 10,000 आप दिए थे उसमें हमने क्या क्या किया है। ठीक उसी तरह जो है सरकार जो है संसद के पास आउटकम बजट पेश करती है और उसमें जो है बताती है कि हम जो पिछले बजट में पैसा लिए थे जो भी कार्य के लिए, वह कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है उसका रिजल्ट बताती है। तो यह सरकार द्वारा किए गए कार्यों का रिपोर्ट कार्ड होता है, जिसमें प्रत्येक कार्य का अंतिम परिणाम यानी रिजल्ट होता है कि पिछले बजट में जितना हम पैसा लिए थे वह कार्य कितना हुआ है, कितना बाकी है और कितना अभी करना है, इन सभी चीज़ों का जिक्र होता है। उसी को आउटकम बजट कहते हैं कि कोई भी काम जितना राशि आवंटित हुआ था उतना लगा है कि नहीं लगा है, बनाने में जितना समय दिया गया था उतने समय में बना है कि नहीं बना है, अगर नहीं बना है तो क्यों नहीं बना है, इन सभी चीज़ों का उसमें जिक्र किया जाता है। उसी को आउटकम बजट कहते हैं। ठीक है, इस बजट को पहली बार 25 अगस्त 2005 को वित्त मंत्री श्री पी चिदम्बरम ने प्रस्तुत किया था। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि आउटकम बजट को सबसे पहले पी चिदम्बरम ने, जो कि वित्त मंत्री थे 2005 में, उन्होंने प्रस्तुत किया था। ठीक है, अब ये हम समझते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है शून्य आधारित बजट यानी जीरो बेस बजट। देखिए वह बजट जिसमें पिछले कार्य को शून्य मानकर नए सिरे से बजट बनाया जाता है तो उसे शून्य आधारित बजट कहते हैं। देखिए इसको आप एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कि किसी वर्ष जो है बजट पेश किया गया और उसमें कहा गया कि देश में एक स्टेडियम की आवश्यकता है, कहीं पर भी स्टेडियम की आवश्यकता है जिसको बनाने में 1,000 करोड़ रुपया लगेगा। इसको बजट में जो है पास करा लिया गया और स्टेडियम बनाने का कार्य शुरू किया गया। स्टेडियम जब बना तो जैसे ही 50% स्टेडियम का कार्य हुआ तो जो 1,000 करोड़ रुपया पास कराया गया था वो पैसा जो है कम पड़ गया। मतलब 1,000 करोड़ रुपया में 50% ही स्टेडियम का काम हो पाया, 50% जो है बाकी रह गया। तो अब क्या किया जाएगा, जो उसके बाद बजट पेश किया जाएगा तो उस बजट में जो है शून्य आधारित बजट लाया जाएगा और उस शून्य आधारित बजट में ये कहा जाएगा कि जो इसके पहले वाले बजट में हम स्टेडियम के लिए 1,000 करोड़ रुपया जो पास कराए थे वह जो है कम पड़ गया, क्योंकि 1,000 करोड़ रुपया से 50% ही काम हो पाया, बाकी का काम नहीं हो पाया क्योंकि पैसा जो है कम पड़ गया। तो संसद कहेगा कि ठीक है, जो भी कार्य हुआ है उस कार्य को हम शून्य मान लेते हैं। 50% काम हुआ है 1,000 करोड़ में तो उस कार्य को हम शून्य मान लेते हैं। अब नए सिरे से काम कराइए और इसके लिए बताइए कि कितना रुपया लगेगा। तब सरकार कहेगी कि 50% और कार्य है, इसका मतलब 1,000 करोड़ और लगेगा। तो संसद द्वारा जो है 1,000 करोड़ और रुपया पास कराया जाएगा। तो उसी को जो है शून्य आधारित बजट कहते हैं। यह जो है कब आता है, जब आय कम और व्यय ज़्यादा हो तब इसे चालू किया जाता है शून्य आधारित बजट को। आय कम का मतलब जब पैसा कम हो जाए और व्यय ज़्यादा मतलब खर्चा ज़्यादा हो जाए तब जाके शून्य आधारित बजट को लाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इस बजट का सर्वप्रथम प्रयोग जो है यूएस के राष्ट्रपति जिमी कार्टर द्वारा 1973 ईस्वी में किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सर्वप्रथम यूएसए के द्वारा किया गया था, इतना आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है,
भारत में यह बजट 1987-88 से लागू है। राजीव गांधी के द्वारा यह लागू किया गया था शून्य आधारित बजट को। ठीक है, अब आइए हम समझते हैं सबसे लास्ट जेंडर बजट। देखिए, इसकी शुरुआत जो है 2005-06 ईस्वी में हुई थी भारत में। ठीक है, जेंडर बजट के माध्यम से सरकार द्वारा महिलाओं के विकास, कल्याण और सशक्तिकरण से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रम के लिए प्रति वर्ष जो है बजट में निर्धारित राशि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। मतलब कुल मिला जुला कर महिलाओं के लिए जो अलग से बजट पेश किया जाता है उसी को जेंडर बजट के नाम से जाना जाता है, जिसमें महिलाओं के विकास के लिए, कल्याण के लिए जो है अलग से योजनाओं का प्रावधान किया जाता है। उसी को हम लोग जेंडर बजट के नाम से जानते हैं। ठीक है, विश्व में सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलिया में 1984 में जेंडर बजट पेश किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया ही ऐसा एक प्रथम देश है जहाँ पर सबसे पहले जेंडर बजट यानी महिलाओं के लिए अलग से बजट को पेश किया गया था। ठीक है, अब आइए हम समझते हैं कि संसद में बजट को कैसे पारित किया जाता है, जो कि ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले बजट को जो है वित्त मंत्री द्वारा संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाता है। देखिए, बजट को पेश करने का काम जो है हमारा संविधान राष्ट्रपति को अधिकार देता है बजट को पेश करने के लिए, लेकिन राष्ट्रपति के पास जो है समय बहुत कम होता है, उनके पास टाइम नहीं है, इसलिए वह इस जिम्मेवारी को वित्त मंत्री को सौंप देते हैं कि आप ही जो है बजट को पेश करिए संसद में। इसलिए वित्त मंत्री बजट को पेश करते हैं संसद में। उसके बाद जो है संसद में बहस चालू होती है बजट को लेकर, जो कि हाला गुला पूरा होता है, उसी को बहस कहते हैं। फिर संसद की विभागीय समिति द्वारा जांच होती है कि बजट में जितने भी बात हैं सही है कि नहीं है, बजट में जितना पैसा प्रत्येक काम के लिए मांगा गया है वह उचित है कि नहीं है। इस चीज़ की जो है उसमें जांच होती है विभागीय समिति द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे सोचिए कि अगर उसका जांच न हो तो जो सरकार है वो घपला करने के लिए किसी भी कार्य के लिए मुँह मांगा पैसा उसमें लिख सकती है। मान लीजिए कोई सड़क बनाना है 100 किलोमीटर, तो उसमें लगेगा मान लीजिए कि 500 करोड़ रुपया खर्च होगा, तो उस 500 करोड़ के स्थान पर कहेगी कि 1000 करोड़ लगेगा और उसको संसद से पास करवा लेगी और लगेगा 500 करोड़ और 500 करोड़ रुपया जो है घपला कर जाएगी। इसलिए उसका जांच होता है कि जो पैसा बजट में मांगा गया है जिस भी कार्य के लिए वो उचित है कि नहीं है। मतलब जो कार्य होगा उसके हिसाब से पैसा मांगी होगी तो कहा जाएगा कि यह ठीक है, उचित है। अगर आभड़ा साभड़ा मांगी होगी पैसा तो कहा जाएगा ये गलत है। इसी चीज़ की जांच करती है विभागीय समिति। ऐसा ही देखिए कि जो शून्य आधारित बजट मैंने आपको बताया, तो उस शून्य आधारित बजट में इसीलिए बार बार नहीं आ पाता है शून्य आधारित बजट, नहीं तो सरकार जो है बार बार शून्य आधारित बजट लाती और कहती कि जो कार्य हम पिछले बजट में पास कराए थे, जितना पैसा पास कराए थे वो उतना पैसा कम पड़ गया और पैसा दे दो। शून्य आधारित बजट लाकर ऐसे कह सकती थी। इसीलिए विभागीय समिति बनाया गया है जो कि बजट की जांच करती है कि इस कार्य के लिए इतना पैसा लगेगा, उतना पैसा दे देती है। अब वो पैसा ना घटता है ना बढ़ता है, इसीलिए जांच किया जाता है पहले। फिर जांच के बाद जो है अनुदान राशि पर मतदान होता है कि पैसा इनको दिया जाए, और मतदान के बाद आर्टिकल 114 के तहत विनियोग विधेयक पारित किया जाता है। विनियोग विधेयक पारित होने के बाद ही सरकार जो है धन निकाल सकती है। तो ये भी ध्यान रखना है कि संसद में विनियोग विधेयक के द्वारा ही सरकार किसी भी धन को निकाल सकती है जो बजट में वह मांगी है। ठीक है, और सबसे अंत में वित्त विधेयक पारित किया जाता है और यह बताता है कि सरकार अब तक कितनी राशि निकाल चुकी है। वित्त विधेयक क्या बताता है कि सरकार जितनी राशि निकालती है उसका डेटा रखता है वित्त विधेयक। ठीक है, और विनियोग विधेयक के द्वारा सरकार राशि को निकाल सकती है। तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। इसी तरह से जो है संसद में बजट को पारित किया जाता है। देखिए, आज के समय में बजट को दो भागों में बांटा गया है, एक राजस्व बजट और दूसरा पूंजीगत बजट। तो बजट के कितने भाग होते हैं? तो दो भाग होते हैं, राजस्व बजट होता है और एक होता है पूंजीगत बजट। राजस्व बजट जो है यह दो प्रकार का होता है, एक होता है राजस्व प्राप्तियां और एक होता है राजस्व व्यय। पूंजीगत बजट भी दो प्रकार का होता है,
एक होता है पूंजीगत प्राप्तियां और दूसरा होता है पूंजीगत व्यय। प्राप्तियां का मतलब होता है प्राप्त करना और व्यय का मतलब होता है खर्च करना। तो इनको ध्यान में रखिएगा। अब आइए इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं और ध्यान रखिएगा कि इकोनॉमिक्स में जो सबसे ज़्यादा बजट से प्रश्न पूछा जाता है तो इन्हीं से प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िए। तो आइए हम सबसे पहले राजस्व बजट को समझते हैं। देखिए राजस्व बजट क्या है कि सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है और कहाँ खर्च होता है, इसका विवरण होता है, इसका जानकारी होता है, उसी को हम लोग राजस्व बजट के नाम से जानते हैं। राजस्व बजट का जो है दो प्रकार होता है, एक होता है राजस्व प्राप्तियाँ यानी रेवेन्यू रिसिप्ट और एक होता है राजस्व व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आइए हम दोनों को समझते हैं। देखिए राजस्व प्राप्तियाँ क्या है, इसमें आय के उन स्रोतों को शामिल किया जाता है जिनके बदले में सरकार को कोई भुगतान नहीं करना होता है। भुगतान का मतलब होता है देना। जैसे हम किसी मॉल में चाहे दुकान में कोई सामान खरीदते हैं तो कहते हैं कि इसका भुगतान कर दीजिए, मतलब इसका पैसा दे दीजिए। तो राजस्व प्राप्तियां में सरकार के आय के उन स्रोतों को शामिल किया जाता है जो सरकार आपको लौटाती नहीं है। जैसे में कर, जब सरकार आपसे टैक्स लेगी तो क्या उस टैक्स को सरकार कभी लौटाएगी? नहीं लौटाएगी। तो उसको जो है राजस्व प्राप्तियां कहेंगे। ब्याज हो गया, जैसे सरकार आपको मान लीजिए कि ऋण दे दी यानी कर्जा दे दी, तो उसका आप ब्याज दीजिएगा। चाहे सरकार जो है किसी देश को ही कर्जा दे दी, जैसे भारत जो है नेपाल को कर्जा देता है, तो नेपाल जो है भारत को ब्याज देगा, तो क्या ब्याज उस ब्याज को भारत उसको लौटाएगा? नहीं लौटाएगा, यानी उसका भुगतान नहीं करेगा। उसी प्रकार अनुदान हो गया, जुर्माना हो गया। अनुदान का मतलब कोई भारत को कोई दान दिया, जैसे अंबानी, रतन टाटा, ये सब भारत को जो है दान देते हैं विकास करने के लिए, तो क्या ये सरकार उन दान को लौटाएगी? नहीं लौटाएगी। तो राजस्व प्राप्तियां हो गया। किसी भी प्रकार का जुर्माना हो गया, जैसे आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं बिना हेलमेट के, आप पर जुर्माना लग गया, तो वो जुर्माना फिर आप देते हैं सरकार को, तो क्या सरकार आपको जुर्माना लौटाती है कभी? नहीं लौटाती है, यानी आपके भुगतान नहीं करती है। ठीक है। किसी प्रकार का शुल्क हो गया, जैसे ट्रेन का हो गया, ट्रेन में चढ़ते हैं तो आप पैसा देते हैं, टिकट कटाते हैं। तो ताजमहल आप घूमने जाइएगा तो वहाँ पर टिकट कटाइएगा, तो वो टिकट का पैसा सरकार के पास जाएगा, तो फिर वो आपको लौटाने वाली नहीं है। लाल किला जाइएगा, वहाँ पर भी टिकट लगेगा। तो इन सभी चीज़ों को जो है राजस्व प्राप्तियाँ कहते हैं, जिसका भुगतान जो है सरकार नहीं करती है। ठीक है, तो ये राजस्व प्राप्तियाँ हो गया। जिस देश का राजस्व प्राप्ति जितना अधिक होता है वह देश उतना ही मजबूत होता है। मतलब कहा जाएगा कि उस देश के लोग भी बढ़िया हैं, क्योंकि उस देश के लोग जो है टैक्स बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, इसलिए सरकार के पास राजस्व प्राप्ति जो है ज़्यादा है, तो वह सरकार विकास भी बहुत तेज़ी से करेगी। जैसे अमेरिका हो गया। राजस्व प्राप्तियों से सरकार की देयता में किसी भी प्रकार से वृद्धि नहीं होती है। देयता मतलब देने में, मतलब सरकार देती नहीं है, देने में उसके वृद्धि नहीं होता है। तो उसी को जो है राजस्व प्राप्ति के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है राजस्व व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये सरकार के वे खर्चे होते हैं जिससे सरकार की संपत्ति नहीं बनती है। देखिए व्यय का मतलब क्या हुआ? खर्चा करना। तो राजस्व व्यय मतलब वैसा खर्चा सरकार का जिससे सरकार की कोई भी संपत्ति नहीं बनता हो। जैसे में देखिए सरकारी विभाग के संचालन में, मतलब जो भी सरकारी विभाग में कर्मचारी हैं उनको वेतन देती है सरकार। तो जब वेतन देती है तो क्या उसका संपत्ति बनता है? पहले समझिए कि संपत्ति बनने का मतलब क्या हुआ। जैसे आपके पास 10,000 रुपया है, तो आप उस 10,000 रुपया का आप गए और डांस बार में उड़ा दिए, डांस किए, पूरा पैसा को बर्बाद कर दिए, तो क्या उससे आपका संपत्ति बना? उससे आपका कोई भी संपत्ति नहीं बना। चाहे आपके पास 10,000 रुपया है तो आप गए दारू शराब इस सब में ख़त्म कर दिए, क्या आपके पास कोई संपत्ति बना? नहीं बना। लेकिन वही अगर आप उस 10,000 रुपया का जाकर आप सोना खरीद लिए, यानी किसी प्रकार का गहना खरीद लिए, तो आपका संपत्ति हो गया, क्योंकि उस गहना को कभी भी विकट परिस्थिति में आप उसको बेचकर फिर पैसा ले सकते हैं, तो आपका संपत्ति है। तो राजस्व व्यय वही खर्चा है सरकार का जिससे सरकार का कोई संपत्ति नहीं बनता है। जैसे सरकारी कर्मचारी का सरकार जो है वेतन देती है, अरबों खरबों रुपया हर साल वेतन देती है, तो क्या वो खर्चा करती है वेतन देने में, उससे सरकार का कोई भी संपत्ति बनता है? नहीं बनता है।
विभिन्न सेवाओं में अर्थात सब्सिडी देने में। सरकार जो है सब्सिडी देती है, जैसे ट्रैक्टर पर सब्सिडी है, पहले जो है गैस पर सब्सिडी था। तो सब्सिडी जो है ये एक प्रकार का सहायता होता है जिससे गरीब लोग भी किसी भी चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, उसको सब्सिडी कहा जाता है। तो उससे भी सरकार का कोई भी संपत्ति नहीं बनता है। सरकारी ऋण पर ब्याज देने में, जैसे सरकारी कर्जा, जैसे सरकार जो है किसी देश से कर्जा ले ली, मान लीजिए अमेरिका से जो है 5 लाख डॉलर कर्जा ले ली। तो जो कर्जा लेगी तो अमेरिका ऐसे ही कर्जा नहीं दे देगा, ब्याज पर कर्जा देगा, तो सरकार उसका ब्याज भी भरेगी। तो मूलधन जो है तो है, लेकिन उसका ब्याज भी सरकार देगी, तो उस ब्याज तो ऐसे ही दे दी। तो वह जो खर्चा की ब्याज देने में क्या उससे संपत्ति बना? नहीं बना। तो वह जो है राजस्व व्यय हो जाता है, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाता है। ये सरकार का वैसे खर्चा होता है जिससे संपत्ति नहीं बनती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इससे सरकार ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहती है। जैसे में देखिए कि राशन देने में भी सरकार का पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन इससे कोई संपत्ति नहीं बन रहा है। आपको राशन दे रही है सरकार, तो सरकार का कोई भी संपत्ति नहीं बन रहा है। इसलिए सरकार जो है फालतू की खर्चा नहीं करती है जिससे संपत्ति उसका नहीं बन रहा है। छोटा मोटा खर्चा कर देगी, फ्री में राशन दे देगी। बात समझ में आ रही है? तो उसको राजस्व व्यय कहेंगे, ठीक है। तो हम लोग जो है बजट का एक भाग को समझ लिए। अब हम समझते हैं दूसरा भाग, यानी पूंजीगत बजट क्या होता है। तो देखिए, इसी को कैपिटल बजट के नाम से जाना जाता है। इसमें सरकार द्वारा बनाई गई पूंजी यानी संपत्ति का विवरण होता है कि सरकार जो है अपनी संपत्ति यानी पूंजी कैसे कैसे बनाती है। तो पूंजीगत बजट दो प्रकार का होता है, एक होता है पूंजीगत प्राप्तियां और एक होता है पूंजीगत व्यय। प्राप्तियां का मतलब सरकार कैसे अपने पूंजी को प्राप्त करती है, कैसे अपने पूंजी बनाती है, उसी को कैपिटल रिसिप्ट के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, जब सरकार अपनी संपत्ति बेचकर पूंजी आय यानी पैसा बढ़ाए तो उसे पूंजीगत प्राप्तियां कहते हैं। मतलब सरकार जो है अपनी संपत्ति को बेच देती है और अपनी पूंजी बनाती है। जैसे समझिए, पूंजी जो है यानी संपत्ति दो तरह से बनाया जाता है। एक तो मेहनत के बल पर, जैसे आप अपना पूंजी बनाएंगे, पूंजी का मतलब बैंक बैलेंस अगर आप बनाते हैं तो आप एक कमाइएगा, मेहनत करिएगा, रात दिन हार्ड वर्क करिएगा तो आपको जो है पैसा मिलेगा, उससे आपका संपत्ति बना यानी पैसा बना। और दूसरा है कि आपका जो ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन है, बाप दादा का जो ज़मीन है, चाहे कोई घर दुआर है, उसको आप बेच दिए, तो उसको बेचने से भी आपको पैसा मिलेगा और कमाने से भी आपको पैसा मिलेगा। तो ये दोनों तरह से आपका संपत्ति बनेगा, ठीक है। उसी तरह सरकार जो है दो तरह से संपत्ति बनाती है। एक तो है पूंजीगत प्राप्तियां यानी कैपिटल रिसिप्ट। तो जब सरकार अपनी संपत्ति बेचकर पैसा बनाती है यानी पूंजी बनाती है तो उसको पूंजीगत प्राप्तियां कहते हैं। जैसे आप सुने होंगे कि सरकार जो है रेलवे बेच दी, तो रेलवे अगर बेच दे तो सरकार को पैसा मिलेगा, तो वह संपत्ति हो गया। तो इस तरह से भी सरकार अपना संपत्ति यानी पैसा बढ़ाती है कि किसी चीज़ को बेच देती है, सरकारी संपत्ति को बेच देती है। चाहे विदेशी ऋण एवं सहायता, चाहे किसी देश से जो है कर्जा ले ले यानी ऋण ले ले, तो उससे भी सरकार का संपत्ति बन गया। लेकिन बताइए कि क्या वह संपत्ति जो है वास्तव में बढ़िया है? नहीं है, क्योंकि वह कर्जा वाला लिया है, कर्जा ली है सरकार, तब जाके संपत्ति बना है। उसी प्रकार हो गया विनिवेश। विनिवेश का मतलब होता है कि जब सरकार अपनी परिसंपत्ति बेचती है तो उसको विनिवेश कहते हैं। परिसंपत्ति का मतलब होता है वैसा संपत्ति जिसका उपयोग जो है भविष्य में हो सके, उसको परिसंपत्ति कहते हैं, उसी को विनिवेश के नाम से जाना जाता है। तो पूंजीगत प्राप्तियां सरकार की वो प्राप्तियां होती है जो सरकार बेच कर लेती है, बेच कर पैसा बनाती है या फिर कर्जा लेकर बनाती है। जैसे आंतरिक बाजार उधारी। आंतरिक बाजार उधारी का मतलब क्या हुआ कि सरकार देश के अंदर ही कर्जा ले ले तो उसको आंतरिक बाजार उधारी कहते हैं। उसी प्रकार मूलधन है, कहीं से मूलधन मिल गया, जैसे सरकार किसी को कर्जा दी है, तो कर्जा दी है तो वह मूलधन लौटा दिया, तो वह पैसा जो है पूंजीगत प्राप्तियां है, ठीक है। तो सरकार जब अपनी संपत्ति को बेचकर अपना पैसा बढ़ाती है तो उसको पूंजीगत प्राप्तियां यानी कैपिटल रिसिप्ट के नाम से जाना जाता है। और यह जो है बढ़िया नहीं होता है, क्योंकि ज़रा सोचिए कि अगर आपको पैसा बढ़ाना है तो आप किस तरीक़े से पैसा बढ़ाइएगा।
कमा कर पैसा बढ़ाइएगा, क्योंकि आप मेहनत करिएगा, आपको जो महीना मिलेगा, मंथली मिलेगा, उससे आपका जो पैसा बढ़ेगा उसको कहा जाएगा कि यह जो है मेहनत कर रहा है, तब जाके इसकी संपत्ति बढ़ रही है। कि ऐसे बढ़ाइएगा कि जो भी आपका पुश्तैनी ज़मीन है सबको बेच दीजिएगा, तो उससे भी आपको पैसा मिलेगा, लेकिन लोग जो है उसको बढ़िया नहीं कहेंगे। उसी प्रकार जब सरकार अपनी संपत्ति को बेचकर अपना पैसा बनाने लगती है तो उसको पूंजीगत प्राप्तियां कहते हैं, यानी कैपिटल रिसिप्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह देयता सृजित करती है। देयता सृजित करने का मतलब यह देने की क्षमता को उजागर करती है। मतलब जो भी सरकार संपत्ति बेच रही है वो संपत्ति कभी ना कभी उसको खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है पूंजीगत प्राप्तियां जो है यह देयता सृजित करती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है पूंजीगत व्यय, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए, सरकार का वैसा व्यय यानी वैसा खर्च जो संपत्ति बनाता हो तो उसे पूंजीगत व्यय कहेंगे। जैसे में देखिए, सरकार का यह वैसा खर्च होता है जिससे संपत्ति बन जाता है। जैसे में विद्यालय, सरकार जो है विद्यालय बनाती है, तो विद्यालय बनाने में सरकार का खर्चा होता है, बहुत सारा पैसा खर्च होता है, लेकिन यह खर्च जो है उचित खर्च है, क्योंकि इससे सरकार की संपत्ति बन रहा है, विद्यालय बन रहा है, उसमें बच्चे जो है पढ़ेंगे, भविष्य उनका अच्छा होगा, उनका भविष्य जब अच्छा होगा तो देश का भी भविष्य अच्छा होगा। तो ये एक तरह का क्या है कि पूंजी है सरकार का, संपत्ति बन रहा है खर्च करने से। उसी प्रकार कॉलेज हो गया, अस्पताल हो गया, अस्पताल भी सरकार बनवाती है तो सरकार का पैसा खर्च होता है, तो वह खर्च होता है तो उचित खर्च है, क्योंकि उससे संपत्ति बन गया सरकार का। उसी प्रकार सड़क हो गया, पुल हो गया, तो ये सब जो सरकार बनाती है तो ये सरकार का संपत्ति सृजित करता है। इसमें खर्च तो होता है लेकिन सरकार की संपत्ति भी बनता है। वैज्ञानिक अनुसंधान संगठन हो गया, जहाज हो गया, हवाई जहाज जो होता है, तो इन सब से सरकार की संपत्ति बनती है। खर्चा होगा लेकिन संपत्ति भी बनेगा, तो उसको पूंजीगत व्यय कहेंगे। जैसे में लोन देना, किसी भी देश को सरकार अगर लोन दे दे तो उस लोन से जो है देखिए कि पूंजी बन गया उस सरकार का, क्योंकि उससे जो है हमें ब्याज भी मिलेगा, तो ब्याज का जो है हम किसी कार्य में लगा देंगे, तो वह हमारा एक प्रकार का संपत्ति हो गया किसी भी देश को लोन देना। जैसे भारत नेपाल को, भूटान को लोन देता है तो उससे ब्याज मिलता है, तो उस ब्याज से हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो लोन देना भी एक प्रकार का संपत्ति बनाना है। तो जो भी सरकार वैसा खर्च करेगी जिससे सरकार की संपत्ति बने, तो उसको हम लोग पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम से जानेंगे। तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इससे संपत्ति का सृजन होता है और देयता कम होती है, मतलब देने में कमी आता है, देना नहीं पड़ता है, और संपत्ति भी बनता है, संपत्ति का सृजन होता है। ठीक है, तो उसी को पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको जो है बजट का भाग समझ में आ गया होगा। अब आइए हम आगे पढ़ते हैं। अब आइए हम समझते हैं घाटा को यानी डेफिसिट को। तो देखिए, जब सरकार का व्यय यानी खर्चा आय से अधिक हो जाए तो उसी को घाटा कहते हैं। इसको आप व्यवहारिक भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी आमदनी जो है 10,000 रुपया है पर मंथ, और आप खर्चा कर रहे हैं 50,000, तो इसका मतलब है कि आप 40,000 रुपया से घाटा में है, क्योंकि आप 40,000 रुपया कहीं से ना कहीं से ला रहे हैं। या तो आप उसको कर्जा काट कर लाए हैं, या फिर आप कोई ज़मीन अपना बेचे हैं, कोई संपत्ति अपना बेचे हैं तब आया है, तो वही क्या हो गया, घाटा हो गया। उसी प्रकार सरकार को जो है बहुत सारा कभी कभी घाटा हो जाता है, जैसे राजस्व घाटा, पूंजीगत घाटा, सार्वजनिक घाटा, राजकोषीय घाटा, तो ये सब घाटा हो जाता है। अब आइए इनको देखते हैं। देखिए, राजस्व घाटा क्या है। जब राजस्व व्यय में से हम राजस्व आय को घटा देते हैं तो उसको राजस्व घाटा कहते हैं। राजस्व व्यय का मतलब होता है सरकार की खर्चा, और राजस्व आय का मतलब होता है सरकार की कमाई। मान लीजिए सरकार का व्यय यानी राजस्व व्यय है 50 रुपया, और राजस्व आय मतलब उसकी कमाई है 10 रुपया, तो 50 में से 10 घटाएंगे कितना या 40, तो ये 40 रुपया क्या हो गया, घाटा हो गया। कौन सा घाटा है, तो राजस्व घाटा है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि किसी भी देश में अगर राजस्व घाटा हो रहा है तो उस देश के लिए संकट है, क्योंकि राजस्व प्राप्ति क्या है, वैसी प्राप्ति है जो कर के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जुर्माना के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। तो वह प्राप्ति जिसको सरकार नहीं देने वाली है
वह प्राप्ति है। और उसी में अगर घाटा हो जाए तो वह सबसे जो है विकट घाटा होता है, वह देश के लिए संकट पैदा करने वाला घाटा होता है, क्योंकि सरकार जितना कमा नहीं रही है उतना खर्च कर दे रही है, तो सरकार तो जो है कर्जा में पड़ जाएगी, क्योंकि आप जितना नहीं कमाइएगा और उससे ज़्यादा खर्च करिएगा तो आपको जो है कर्जा लेना पड़ जाएगा। उसी प्रकार सरकार जितना कमाएगी नहीं, उससे ज़्यादा खर्च कर देगी, तो सरकार के पास एक ही ऑप्शन है कि वो या तो अपना कोई संपत्ति बेच दे या फिर वो जो है कर्जा ले ले किसी देश से। तो कर्ज लिया हुआ व्यक्ति हमेशा दब के रहता है, तो देश भी जो है दब जाएगा। इसलिए किसी भी देश के लिए राजस्व घाटा जो है बहुत ही भयानक स्थिति होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है पूंजीगत घाटा। पूंजीगत घाटा क्या है? जब पूंजीगत व्यय में से पूंजीगत आय को माइनस कर देते हैं तो वह हमें पूंजीगत घाटा प्राप्त होता है। ठीक है, उसी प्रकार है सार्वजनिक घाटा। देखिए इसमें जो है राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों को जोड़ दिया जाता है। उसी प्रकार राजस्व आय और पूंजीगत आय इन दोनों को जोड़ दिया जाता है और उसके बाद दोनों को माइनस करते हैं, जो प्राप्त होता है तो उसको कहेंगे सार्वजनिक घाटा। ठीक है, सार्वजनिक घाटा को ही बजट घाटा के नाम से जाना जाता है। तो इन सभी बातों को आप ध्यान में रखिएगा। देखिए किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है राजकोषीय घाटा, यानी फिजिकल डेफिसिट। तो देखिए जब सरकार के कुल खर्च में से सरकार के कुल आय को घटा देते हैं तो वह राजकोषीय घाटा कहलाता है। मतलब सरकार का कितना आय है और कितना खर्च है, दोनों को जब माइनस करते हैं तो बराबर आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो उसी को कहेंगे राजकोषीय घाटा, यानी फिजिकल डेफिसिट। जैसे इसका फॉर्मूला है कुल खर्च माइनस कुल आय बराबर राजकोषीय घाटा। मतलब कुल खर्च में से सरकार के कुल आय को जब माइनस करेंगे तो जो प्राप्त होगा उसी को हम कहेंगे राजकोषीय घाटा। ठीक है, अब देखिए कुल खर्च में जो है राजस्व व्यय आ जाएगा और पूंजीगत व्यय आ जाएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे और कुल आय में आएगा केवल राजस्व प्राप्तियाँ। क्योंकि देखिए राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों सरकार की खर्चे हैं। राजस्व व्यय वे खर्चे हैं जिससे सरकार की संपत्ति नहीं बनती है, आप आगे ही पढ़ लिए हैं। और पूंजीगत व्यय वे खर्चे हैं जिससे सरकार की संपत्ति यानी पूंजी बनती है। तो ये दोनों खर्चे हैं तो दोनों को जोड़ दिया गया, क्योंकि कुल खर्चा चाहिए। और कुल आय, तो कुल आय मतलब राजस्व प्राप्तियाँ, और राजस्व प्राप्ति वे प्राप्ति है जिसे सरकार को देना नहीं पड़ता है। जैसे में टैक्स, जुर्माना, ब्याज कहीं से मिला है उसको तो सरकार को देना नहीं है, तो वही सरकार का एक्चुअल में आय है, यानी राजस्व प्राप्ति। तो इसको जो है माइनस करेंगे तो जो हमें प्राप्त होगा उसी को हम कहते हैं राजकोषीय घाटा। ठीक है, तो ये बहुत चर्चित होता है। किसी भी देश के लिए राजकोषीय घाटा जो है ये बहुत खतरनाक साबित होता है, क्योंकि राजकोषीय घाटा जब भी किसी देश में होगा इसका मतलब है कि सरकार का जो कुल खर्चा है वो कुल आय से ज़्यादा हो गया है। मतलब जितना सरकार कमा नहीं रही है उससे अधिक तो सरकार खर्च कर दे रही है, इसलिए सरकार जो है घाटा में है। उसी को कहेंगे राजकोषीय घाटा, यानी फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, जिस देश का राजकोषीय घाटा जितना अधिक होता है वह देश उतना ही गरीब होता है। तो राजकोषीय घाटा जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत रहे चलेगा, नहीं रहे तो और चलेगा। ठीक है, देखिए राजकोषीय घाटा में ब्याज भी शामिल होता है। मतलब सरकार द्वारा किसी भी देश से जो कर्ज लिया गया है तो उसका ब्याज भरेंगे कि नहीं भरेंगे? बिल्कुल भरेंगे। तो उस ब्याज को भी राजकोषीय घाटा में शामिल किया जाता है, क्योंकि ब्याज देना किसी भी कर्जा का वो भी तो एक प्रकार का खर्चा है। तो कुल खर्च में से हम कुल आय को घटाते हैं तो वही राजकोषीय घाटा है। तो उसमें जो है खर्चा के रूप में ब्याज भी है, तो उस ब्याज को भी शामिल करते हैं राजकोषीय घाटा में। ये पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि वह कर्ज जो है वर्तमान सरकार द्वारा नहीं लिया गया है तो क्या होगा? मतलब जो वर्तमान सरकार है, ठीक है, और इसके पहले कोई सरकार थी और वह सरकार जो है बहुत सारा कर्ज ले ली है और उस कर्ज का ब्याज भर रहे हैं हम, तो ब्याज भरने से खर्चा ज़्यादा हो गया, इस वजह से हम लोग घाटा में चल गए, तो उसको कहेंगे राजकोषीय घाटा। तो जो वर्तमान सरकार है उस पर तो जो है पूरा इल्जाम लगेगा कि ये जो है सरकार बढ़िया से कार्य नहीं कर रही है, इस वजह से देश घाटा में जा रहा है। इसलिए कहा जाता है कि एक बार ब्याज घटा कर देखते हैं, क्योंकि जो ब्याज है वो उस ब्याज दिया जा रहा है जो पहले के सरकार कर्ज ली थी उसका। जो वर्तमान सरकार है वो कर्ज नहीं ली है,
तो उसका गलती तो नहीं हुआ। इसलिए जो पहले की सरकार थी वो कर्ज ली थी उसका ब्याज भर रहे हैं, इसलिए ब्याज घटा कर देखते हैं। अगर घाटा आया तब कहेंगे कि वर्तमान सरकार का दोष है, नहीं तो कहेंगे कि वो पहले वाले सरकार का ही दोष है। इसलिए राजकोषीय घाटा में से जब हम ब्याज को निकाल देते हैं, किसको निकाल देते हैं, ब्याज में जो खर्च हुआ है उस पैसे को निकाल देते हैं, उसके बाद जो बचता है उसको कहते हैं प्राथमिक घाटा, यानी प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि राजकोषीय घाटा में से जब हम ब्याज को निकाल देते हैं, जो ब्याज में खर्च हुआ है, तो उसको कहेंगे प्राथमिक घाटा। ठीक है, तो राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज बराबर प्राथमिक घाटा। तो इस सभी चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, सरकार जो टैक्स वसूलती है राजस्व प्राप्तियां या फिर पूंजीगत प्राप्तियां के रूप में, तो वह कहाँ रखती है, मतलब जो भी पैसा वसूलती है सरकार, उन सभी पैसा को कहाँ रखती है। तो उसको रखने के लिए जो है सरकार के पास 3 तरह का खाता मौजूद है। एक होता है सार्वजनिक खाता, दूसरा आकस्मिक फंड और तीसरा संचित कोष। तो इन्हीं तीनों खाता में जो है सरकार द्वारा जो भी पैसा वसूला जाता है उन सभी पैसा को रखा जाता है। अब आइए हम तीनों के बारे में समझते हैं कि किसमें कैसा पैसा रखा जाता है। तो आइए हम पहले समझते हैं सार्वजनिक खाता और आकस्मिक फंड। देखिए, सार्वजनिक खाता को पब्लिक अकाउंट के नाम से जाना जाता है। इसकी चर्चा जो है आर्टिकल 266 के खंड 2 में किया गया है, ध्यान रखिएगा। इसमें सरकार की ऐसी पैसा होती है जो वास्तव में सरकार की नहीं होती, बल्कि सरकार दूसरे के लिए अपने पास रखती है, जिसे बाद में उन्हें लौटा देती है। तो वैसे पैसा को जो है सरकार सार्वजनिक खाते में रखती है, जो कि सरकार की पैसा नहीं है। जैसे में ट्रस्ट का पैसा, जो भी आप ट्रस्ट का नाम सुनते हैं, तो उस ट्रस्ट में जो है दान का बहुत सारा पैसा आता है, तो वह सरकार जो है उस पैसा को सार्वजनिक खाता में रखती है। तो वह ट्रस्ट का पैसा जो है वो सरकार का पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार जो है उस पैसा को रखती है, और जब काम पड़ेगा उस ट्रस्ट को तो वह पैसा सरकार को देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए उसको जो है पब्लिक अकाउंट यानी सार्वजनिक खाता में रखती है। जैसे प्रोविडेंट फंड, इसके रूप में जैसे जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, तो जब वो रिटायर होते हैं तभी जो है उनको पेंशन दिया जाता है सरकार के द्वारा। तो वह पेंशन कैसा पैसा है, देखिए, जब कोई भी सरकारी कर्मचारी कार्य करता है तो जब उसको वेतन मिलता है तो उसी वेतन में से जो है सरकार काट के रख देती है कि जब यह कर्मचारी रिटायर होगा तो इसको पेंशन दिया जाएगा। तो पेंशन सरकार अपने पास के पैसे से नहीं देती है, वो उसी का कमाया हुआ पैसा है, उसी में से काट के रख लेती है हर मंथ, और जब वो रिटायर होता है तो उसी पैसा को देते रहती है। तो जो काट के रखती है तो वह सार्वजनिक खाता में रखती है, तो यह सरकार का पैसा नहीं है, उसी कर्मचारी का कमाया हुआ पैसा है। जब वो रिटायर होता है तो उसी को देती है, जिसे हम लोग प्रोविडेंट फंड के नाम से जानते हैं। तो ये जो है आप पहली बार जाने होंगे। ठीक है, तो सार्वजनिक खाता में वैसे पैसा रखा जाता है सरकार के द्वारा जो सरकार का नहीं होता है, जैसे ट्रस्ट का पैसा, प्रोविडेंट फंड का पैसा। ठीक है, उसके बाद है आकस्मिक फंड यानी कॉन्टिजेंसी फंड। देखिए, यह सरकार द्वारा आकस्मिक आपदाओं के लिए रखा होता है। मतलब आकस्मिक फंड में वैसे पैसा को रखा जाता है जो देश में जब आपदा आ जाए, विपदा आ जाए, तो उस समय उस पैसा को उपयोग किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि देश में भूकंप आ जाए, चाहे आतंकवादी कोई भी घटना घटित हो जाए, प्राकृतिक आपदा आ जाए, चाहे मानव जनित आपदा आ जाए, तो उस तरह के आपदा में जो है आकस्मिक फंड से पैसा निकाला जाता है और तब जाके जो है देश में खर्च किया जाता है। इस खाते से पैसा निकालने के लिए संसद से स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ती है, और सार्वजनिक खाते से भी पैसा निकालने के लिए संसद की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है, दोनों से। क्योंकि देश में जब आपदा है और उस समय जाएंगे हम संसद से अनुमति लेने के लिए, तो संसद जो है कुर्सी लगा के बैठा तो नहीं है कि गए असाइन करा के लेकर चल आए। उसमें अब क्या करेंगे, लोकसभा में राज्यसभा में जाके बिल को पास करना पड़ेगा, तो उसमें बहुत सारा समय लग जाएगा, तब तक आपदा जो है कई लोगों को निपटा चुका होगा। इसलिए जो है आकस्मिक आपदाओं से निपटने के लिए आकस्मिक फंड से पैसा निकाला जाता है, और इससे जो है संसद से पूछने की आवश्यकता नहीं होती है, तुरंत उसमें से निकालिए और जो है आपदा से निपटने का प्रबंध चालू कर दीजिए। यह पैसा जो है केंद्र में राष्ट्रपति एवं राज्य में राज्यपाल निकाल सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि आकस्मिक फंड से पैसा केंद्र में राष्ट्रपति निकाल सकते हैं और राज्य में राज्यपाल निकाल सकते हैं।
भारत में आकस्मिक फंड की जो क्षमता है वो 500 करोड़ है। कितना है? 500 करोड़। मतलब भारत का आकस्मिक फंड का जो खाता है उसमें 500 करोड़ जो है ऑलरेडी पैसा उसमें है। जब भी भारत में किसी भी प्रकार की आपदा होगी तो ये 500 करोड़ में से ही निकाल कर खर्च किया जाएगा। ठीक है। अब आइए हम समझते हैं सबसे लास्ट संचित कोष यानी कंसोलिडेटेड फंड को। देखिए, सरकार के राजस्व प्राप्ति एवं पूंजीगत प्राप्ति द्वारा जितना पैसा प्राप्त होता है उन सभी को संचित कोष में रखा जाता है। संचित कोष जो है यही देश का जो है एक्चुअल इसमें पैसा रहता है। इसमें जो है सरकार का राजस्व प्राप्ति मतलब सरकार जितना टैक्स से पैसा वसूलती है, ब्याज से जितना पैसा वसूल करती है, जुर्माना से जितना पैसा कमाती है सरकार, अनुदान से जितना कमाती है, उन सभी तरह के पैसा को जो है संचित कोष में रखा जाता है यानी कंसोलिडेटेड फंड में रखा जाता है। यही देश का एक्चुअल में पैसा होता है। उसी प्रकार पूंजीगत प्राप्ति हो गया, मतलब सरकार कोई अपना संपत्ति बेच के पैसा कमाई है, उस पैसा को संचित कोष में रखा जाएगा। तो यही देश का जो है विकास करने योग्य पैसा होता है संचित कोष में। ठीक है। तो इससे अगर सरकार को पैसा निकालना हो तो इसके लिए सबसे पहले बजट पास करना पड़ेगा, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बजट सरकार पास करती है कि इस काम में हमें इतना खर्च की आवश्यकता है, तब जाके उसको संसद में पास किया जाएगा, संसद से स्वीकृति लिया जाएगा, तब जाके जो है संचित कोष से सरकार पैसा निकाल कर और देश का विकास करती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी देश के लिए संचित कोष यानी कंसोलिडेटेड फंड, ये वाला खाता, क्योंकि इसी में विकास के लिए पैसा रखा गया होता है। ठीक है। विनियोग विधेयक पास करते हैं उसके बाद ही इसे पैसा हम निकाल सकते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है संचित कोष, जिसमें देश के विकास के लिए पैसा रखा होता है, जो सरकार टैक्स से प्राप्त करती है चाहे पूंजी बेचकर प्राप्त करती है, वो पैसा रख देती है संचित कोष में। ठीक है। अब आइए हम समझते हैं कि सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है और पैसा कहाँ जाता है। मतलब सरकार पैसा कैसे कमाती है और कैसे खर्च करती है, इसको देख लेते हैं। तो जैसे देखिए इसमें लिखा है बजट के हर 1 रुपये का हिसाब किताब। मतलब मान लीजिए कि सरकार 1 साल में 1 रुपया कमाई, तो 1 रुपया वो कहाँ कहाँ से कमाई है, और मान लीजिए कि 1 रुपया वो साल भर में खर्च भी की, तो वह 1 रुपया किस किस क्षेत्र में खर्च की है उसका विवरण है। एक तरफ लिखा है आमदनी मतलब कैसे कमाई है, और एक तरफ लिखा है खर्चा मतलब कितना कितना खर्च की है। तो देखिए मान लीजिए कि सरकार जो है 1 रुपया आमदनी हुआ साल भर में, तो कहाँ कहाँ से आया 1 रुपया? देखिए, उधार और अन्य देयताएं से 28 पैसा, आयकर से 19 पैसा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 5 पैसा, निगम कर से 17 पैसा, माल और सेवा कर और अन्य कर से 18 पैसा, सीमा शुल्क से 4 पैसा, ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां से 1 पैसा। तो ये इस तरह से करके 1 रुपया पूरे साल में कमाई है। इसी से आप जो है बड़े लेवल पर भी अंदाजा लगा सकते हैं। उसी प्रकार एक तरफ है खर्च, मतलब ये सरकार के खर्च हैं कि 1 रुपया में वो कितना कितना किस किस क्षेत्र में खर्च की है। जैसे देखिए कि पेंशन में 4 पैसा खर्च की है, ब्याज भुगतान में 80 पैसा खर्च की है 1 रुपया का, केंद्र प्रायोजित योजनाएं में 8 पैसा, सब्सिडी देने में 6 पैसा, रक्षा क्षेत्र में 8 पैसा, केंद्रीय योजनाएं में 16 पैसा, वित्त आयोग एवं अन्य में 8 पैसा, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 20 पैसा। तो ये जो है सरकार का क्या है कि खर्च है। ठीक है। तो इसी से आप अंदाजा जो है बड़े बड़े पैसे पर परसेंटेज पर लगा सकते हैं। ठीक है। अब आइए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखते हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी उनके पूछे जाने की संभावना है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने आप थ्योरी पढ़ लिए उन सभी थ्योरी को अब जांचने का समय आ गया है कि आप कितने तरीके से पढ़े हैं और हम भी जो है कितने अच्छे से समझाए हैं, ये आपको जो है समझ में आएगा। अब आइए हम प्रश्न को देखते हैं। तो आइए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि सरकार के किस खाते से धन निकालने के लिए संसद से स्वीकृति जरूरी है।
तो अभी आप पढ़ें कि संचित कोष से जो है अगर सरकार धन निकालना चाहती है तो सबसे पहले बजट पास करेगी, विनियोग विधेयक पास होगा, संसद से अनुमति लेगी, तब जाके संचित कोष से पैसा निकाल सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आकस्मिक फंड और सार्वजनिक खाता इन दोनों से जो है स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है संसद से। संचित कोष से पैसा निकालने के लिए संसद से स्वीकृति की जरूरी है। ठीक है, उसके बाद है दूसरा नंबर प्रश्न, भारत सरकार अमेरिका से $5 लाख ऋण के रूप में लिया है, वह है, मतलब जो कर्जा लिया है वो क्या है? राजस्व प्राप्तियां है, पूंजीगत प्राप्तियां है, राजस्व व्यय है या फिर पूंजीगत व्यय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूंजीगत प्राप्तियां है। $5 लाख यानी कर्जा लेना ये सरकार के लिए क्या है? पूंजीगत प्राप्तियां है, मतलब कर्जा लेकर ये अपना पूंजी बनाई है तो इसको पूंजीगत प्राप्ति कहेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है कि सरकार के पास आय कम एवं व्यय ज़्यादा होने पर बजट लाया जाता है। मतलब जब सरकार के पास जो है पैसा कम पड़ जाए और खर्चा अधिक हो तब कौन सा बजट लाया जाता है? तो आपको बताया था मैंने, शून्य आधारित बजट यानी जीरो बेस बजटिंग। ये तब लाया जाता है जब काम जो है पूरा ना हो और पैसा खत्म हो गया हो, तब शून्य आधारित बजट को लाते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि संविधान के किस अनुच्छेद में बजट निर्माण के बारे में बताया गया है? ये तो आपको पता होगा, आर्टिकल 112 में, इसी में जो है बजट निर्माण के बारे में बताया गया है कि देश में बजट का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि बजट में शामिल किया जाता है, बताना है कि आपको इसमें से जो है किसको बजट में शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन ए है पिछले वित्त वर्ष के अंतिम आंकड़े, इसको शामिल किया जाता है। दूसरा है चालू वित्त वर्ष के संशोधित आंकड़े, इसको भी शामिल किया जाता है। अगले वित्त वर्ष के प्रस्तावित अनुमान, इसको भी शामिल किया जाता है। यानी तीनों को जो है बजट में शामिल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न है कि निष्पादक बजट की अवधारणा ली गई है, मतलब निष्पादक बजट जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। मैंने आपको पढ़ाया था निष्पादक बजट, तो उसमें बताया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका से जो इसको लिया गया है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न है कि केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय का सबसे बड़ा मद है, मतलब बताना है कि चालू खाते में व्यय का सबसे बड़ा मद कौन सा है, सबसे बड़ा सिस्टम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय आयोजन। केंद्रीय आयोजन में जो है सबसे बड़ा व्यय होता है केंद्र सरकार का। ठीक है, उसके बाद प्रश्न है कि यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह बराबर होता है, मतलब प्राथमिक घाटे में जब ब्याज को जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा? तो देखिए राजकोषीय घाटा के रूप में यह जाना जाएगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। राजकोषीय घाटा में से ही जब हम ब्याज को घटाते हैं तो उसी को तो प्राथमिक घाटा कहते हैं। तो प्राथमिक घाटा में जब हम ब्याज को जोड़ देंगे तो वह राजकोषीय घाटा हो जाएगा, उसके विपरीत। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यदि सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष को कहा जाएगा। मतलब कह रहा है कि जब राजकोषीय घाटे में से हम ब्याज को माइनस कर देते हैं तो क्या बचता है? तो प्राथमिक घाटा बचता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राथमिक घाटा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा, मतलब राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा में कौन ज़्यादा रहेगा, कौन अधिक? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अधिक। मतलब राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा जो है हमेशा अधिक रहता है। ठीक है, उसके बाद जो प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए एक तरफ सूची 1 में दिया है पद और दूसरी तरफ सूची 2 में दिया है व्याख्या। ये बहुत इजी प्रश्न है, आईएएस में पूछा गया है, इसको आप अपने से बनाइएगा। मैंने आपको पूरा थ्योरी बता दिया है, इसमें का सब बताया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप अपने से बनाइएगा। उसके बाद प्रश्न है कि बजट एक लेख पत्र है, बताना है कि बजट क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरकार की राजकोषीय नीति का, सरकार की जो राजकोषीय नीति है उसी का जो है बजट है, यह लेख पत्र है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है, मतलब कौन तैयार करता है भारत में बजट को?
तो आपको मैंने बताया था कि वित्त मंत्रालय करता है, राजस्व सचिव करता है, TRU करता है, टैक्स रिसर्च यूनिट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें दिया है वित्त मंत्रालय, तो ये बजट को तैयार करता है। ठीक है। उसके बाद प्रश्न है कि संघ सरकार के राजस्व व्यय का सबसे महत्वपूर्ण मद निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्याज अदायगी। ब्याज अदायगी जो है संघ सरकार के राजस्व व्यय का सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम है। ठीक है। उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष था? तो इसका ध्यान रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्री केसी नियोगी। श्री केसी नियोगी जो है ये वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे भारत के। ठीक है। उसके बाद प्रश्न है कि प्राथमिक घाटा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापा जाता है? तो बताना है कि प्राथमिक घाटा मतलब कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, राजकोषीय घाटा में से जब हम ब्याज भुगतान को माइनस कर देते हैं तो प्राथमिक घाटा हमें पता चल जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।